हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। आई होप कि बच्चों आप लोग सब मजे में होंगे और आप लोग सब इंजॉय कर रहे होंगे और हमारे ऑनलाइन पाठशाला के साथ आप जुड़ के और अच्छे से आप अपनी स्टडी को और बहुत अच्छे से आप बेहतर बनाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ओके, चलिए तो हम आगे चलते हैं बच्चा पार्टी, आगे हम मूव करते हैं, हम नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं। नेक्स्ट पड़ाव हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जितने भी आपको वीडियोस डाले हैं उनमें हर एक चीज मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिकली नॉर्मेलिटी और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात करी थी। ओके, सो अब हम यहां पर उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने बात करी थी कि इक्विवेलेंट वेट, हम उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। ओके, तो टॉपिक का जो नेम है इक्विवेलेंट वेट। ओके, टॉपिक का जो नेम है इक्विवेलेंट वेट, बहुत सिंपल है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम EQWT। ओके, और बहुत सिंपल है, फिर से ये बोल रहा हूं बहुत सिंपल है, हमें यहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, ना आपको समझने में करना है। बेसिकली क्या है कि भाई मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तब भी आप हमें बोल सकते हैं। और वैसे हम हर एक चीज को बहुत सिंपली वे में एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप प्लीज हमें बोलिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज हमें मेंशन करिएगा। ओके, सो बेसिकली हमने इक्विवेलेंट वेट का जो बेसिक फॉर्मूला देखा था, वो बेसिक फॉर्मूला मैं आपके सामने फिर से मेंशन कर रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, ये हमारा एक बेसिक फॉर्म था। इसी चीज को हमें कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करना है और इसी चीज को हम यहां पर डिटेल में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो ओके, सो एन फैक्टर क्या होता है, किसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है, वन बाय वन हम मूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एटम के लिए। ओके, एटम के लिए तो मैं मेंशन करूंगा यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एन फैक्टर की जगह पर यूज करना है आप वैलेंसी। ओके, सो अब हमें यह पता होना चाहिए कि वैलेंसी किस एटम की कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट एग्जांपल के बेस पे हम चले यहां पर, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं मूव करूं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम का, बहुत बेसिक एग्जांपल से ही चलते हैं। तो सोडियम का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एटम, sodium atom is equals to atomic mass is 23 and valency is 1। सोडियम कभी भी आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसकी वैलेंसी होती है 1। तो यहां पर वैलेंसी भी लिख देता हूं 1, क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उसके आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सोडियम का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 281 आप मेंशन करते हो। अगर आप एसपीडीएफ में देख रहे हो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। तो अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ही निकलेगा, वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो हमें यह सोचना होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें अगर सोचना है, तो अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसके इजीएस्ट स्टेप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और डोनेट करेगा तो वैलेंसी हो जाएगी 1। तो ये चेंज नहीं होने वाली है, ये ध्यान रखना।
सोडियम की वैलेंसी ऑलवेज 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 1। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल लूं कोई, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लूं, तो दूसरा एग्जांपल मैं मैग्नीशियम का ले लेता हूं। सो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो मैं आपको बताऊं, तो वैलेंसी यहां पर मैग्नीशियम की जो होती है वो 2 होती है। और 2 कैसे होती है फिर से हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा होता है 12, तो 282, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजिली डोनेट कर सकता है, डोनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। फर्दर ये फिक्स। ओके, सो यहां से अगर मैं इक्विवेलेंट वेट मेंशन करूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ magnesium atom is equals to atomic mass is 24 divided by 2, so answer is 12 ग्राम, यूनिट लिख देता हूं, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ओके, सो इसकी वैलेंसी देखो, मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो समझना। वैलेंसी ब्रैकेट में लिख देता हूं जनरली, जनरली हम क्या लेते हैं 2, यानी -2 लेते हैं। ये जैसे प्लस है, ये भी मेटल है तो प्लस होगा, और नॉन मेटल है तो जनरली -2, तो ये 2 हो जाएगा। हमें 2 से मतलब, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं। अभी हम चार्ज की बात यहां पर कुछ नहीं करेंगे, हमें वैलेंसी के मैग्नीट्यूड से मतलब है। ओके, ठीक है बच्चा, बट ये चीज समझना, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें उसके चार्ज से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो अब अगर यहां पर मैं इक्विवेलेंट वेट मेंशन करता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, so atomic mass, and atomic mass is 16 divided by 2 is equals to 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे होंगे जो ये समझेंगे कि सर ने यहां पर जनरली क्यों लिखा है। मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूं बेटा, जनरली वर्ड लिखने का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ये ऑक्सीजन अगर -2 में होगा, मैं यहां पर एक मेंशन कर देता हूं, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं या जो वैलेंसी अलग अलग वो शो करता है उसके बेस पे, वो मैं आपको पूरा बता दूं। ठीक है, एक -2, -1, -1/2 एंड +1, +2। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें आपका ये प्लस कैसे दिखाता है, जबकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट दिखाता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। अगर ये -2 होगा तो ऑक्साइड की बात करेगा, ऑक्साइड, ठीक है, और अगर -1 होगा तो पेरोक्साइड की बात करेगा, पेरोक्साइड, ठीक है, और अगर -1/2 होगा तो इसको मैं इधर लिख देता हूं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट एग्जांपल दो, पेरोक्साइड में H2O2 आप बहुत जानते हो, इसमें KO2, ठीक है, एग्जांपल के बेस पे भी मैं लिख देता हूं KO2, KO2, ठीक है। हां, और अगर हम यहां पर बात करें +1 की तो O2F2, ठीक है, ये O2F2 कंपाउंड में जाएगा, मतलब जब फ्लोरीन के साथ वो कंपाउंड बना रहे हैं O2F2, यहां +1 होगा, और जब यहां OF2 होगा तो +2 होगा। तो ऐसे वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर हमें मेंशन नहीं किया तो हम जनरली उसको ऑक्साइड कंपाउंड मानते हैं। मतलब मेंशन इन द सेंस खुद समझना है, मेंशन का मतलब खुद समझना है। पेरोक्साइड क्या होता है, जनरली इस टाइप की लिंकेज होती है, पेरोक्साइड में इस टाइप की लिंकेज होती है, इस टाइप की लिंकेज को हम पेरोक्साइड लिंकेज मानते हैं, और दिस वन इज पेरोक्साइड लिंकेज। तो इस तरीके से हमें यह समझना है। तो अभी मैं यहां पर आपको इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, इससे मैंने जनरली वर्ड लिखा हुआ है। आई होप कि बेटा आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से।
और आपको एक क्लियर भी हुआ होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्ट। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की, ठीक है। अब सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्टली कि क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्ट is equals to molar mass of salt divided by total positive और total negative charge। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एन फैक्टर की जगह पर मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा करके लिखा है, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए कि भाई आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से उसको पूरा आपको पूरी फॉर्म मेंशन किए। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा मत करना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐड करके लिख दे रहा हूं, ये नहीं करना है। हमें सिंपल वे में और टर्म जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। मैं फिर से ये आपको बात बोल रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में और लिखा है, एडिशन का या एंड का कोई साइन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज टोटल हो या टोटल नेगेटिव चार्ज हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज को ले सकते हो। फिर से ये कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं कंसीडर करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप कि बेटा आप लोगों को सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप अच्छे से सोचिएगा। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हमारे पास है। एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले, NaCl। अब ये चीज आपको आना चाहिए, और ये चीज मैं आपको पहले मोल में, इसी वजह से हम आपको बार बार बोलते हैं कि हमारी ऑनलाइन पाठशाला में हमारा एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड होगा। तो मैं हर एक स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखे, अच्छी तरह से देखें, ताकि उसको पूरा कनेक्टेड चीजें मिले वहां पर। और यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी हर एक स्टूडेंट से। ओके, सो NaCl को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये मैं पहले आपको ऑलरेडी मोल में बता चुका हूं। तो अब यहां पर इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, फटाफट उस चीज को हम डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी हमने यहां पर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव लिखे हैं। चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl अगर मैं लिखता हूं तो मोलर मास बाय 1, और मोलर मास कितना होता है 23 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 बाय 1, आंसर आ जाएगा 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। दिस वन इज द आंसर। ओके, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा कंपाउंड लूं MgCl2, ठीक है, तो MgCl2 का अगर हम देखें तो यहां पर ब्रेक डाउन करते हैं तो Mg पे +2 चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, एटॉमिसिटी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2। अब मैं यहां पर ना ये चीज नहीं करने वाला हूं कि ये पूरा निकाल के, वो करना आपको आता है, मोलर मास निकालना आता है। मैं सिंपली अब आपको केवल इस फॉर्म में उसको लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जस्ट एक और एग्जांपल लेता हूं, MgO। ठीक है, तो MgO को ब्रेक डाउन करते हैं तो Mg+2 और ऑक्सीजन -2, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसमें हर हमेशा +2 चार्ज होता है, इसमें ऑक्साइड है। क्यों है ऑक्साइड? क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे एक ऑक्सीजन होगा तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्साइड में ही होगा। अगर इसमें +2 है तो इसमें -2 ही होगा, तो फिक्स हो रहा है यहां से। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ
MgO is equals to मोलर मास बाय फर्दर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव में से देख लो, जैसे यहां हमने देखा था ऐसे यहां पर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसको डिसोशिएट करते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से डिसोसिएशन होता है, वो क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। Al पे +3 चार्ज और SO4 पे -2 चार्ज, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं, यहां पर पर्टिकुलर यहां पर लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोलर मास बाय, अब देखो बेटा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि हम इक्विवेलेंट वेट किसी भी सॉल्ट का कैसे निकाल रहे हैं। तो आई होप कि बेटा आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, और भी कोई सॉल्ट लेके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इक्विवेलेंट वेट निकालने का, वो है एसिड और बेस का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड एंड बेस, ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो बेस और एसिड का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं एसिड के लिए। तो एसिड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक क्या करेंगे उसको हम बताते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय मोलर मास बाय हमारे पास एक यहां पर एन फैक्टर को जो रिप्लेस करते हैं वो बेसिसिटी टर्म होता है, बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्यों लिखा है, बच्चे ये पूछते हैं सर एसिड है, एसिड के लिए बेसिसिटी क्यों लिखा है। तो क्या होता है बच्चा, देखो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली H पॉजिटिव प्लस OH माइनस टू गिव H2O, ये रिएक्शन तो सबने पढ़ी होगी और बहुत कॉमन है। यहां पर क्या होता है कि एसिड का H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का OH नेगेटिव जो चाहिए हमें, उस बेस के रिस्पेक्ट में उसको बेसिसिटी बोला जाता है, उसको बेसिसिटी बोला जाता है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसिड के H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का OH नेगेटिव चाहिए, और इसी वजह से OH नेगेटिव को मैं बेस लिखूंगा और बेस के रिस्पेक्ट में उसको बेसिसिटी बोला जा रहा है। अब एक H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH चाहिए, तो अगर यहां पर 5 H पॉजिटिव होंगे तो 5 OH माइनस चाहिए होंगे। तो एक टाइप से ये हो गया कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द H आयन। कैसे, मैंने आपको बोला कि एक H पॉजिटिव को एक OH आयन चाहिए। अब जितने H पॉजिटिव होंगे उतना ही OH आयन चाहिए होंगे, यानी बेसिसिटी भी उतनी होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास, हमें देखो लिखना बेसिसिटी है, वो क्यों लिखा है मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितने H पॉजिटिव है उतनी ही बेसिसिटी होगी, क्योंकि उतने ही OH नेगेटिव चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि H पॉजिटिव को डिसाइड करो, H पॉजिटिव कितने हैं, सीधे सीधे बेसिसिटी लिख दो। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको पूरा बताऊं, HCl है, ठीक है, मैं एक पूरा टेबल के फॉर्म में थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको पूरा पता चल जाए। यहां पर लिखता हूं एसिड और यहां पर लिखता हूं उसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, HCl अगर मैं लेता हूं, HCl की बेसिसिटी हमारे पास सीधे सीधे एक H पॉजिटिव निकलेगा 1, ये सबको पता होना चाहिए। सेम HNO3 की अगर बात करें तो उसके लिए भी हम 1 बात करेंगे। H2SO4 की बात करें तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखने के लिए जा रहा हूं, H3PO2। ठीक है, H3PO3, H3
PO4। अब इसमें हर एक बच्चा ये बोल देता है कि सर 3 है क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। मैं लिख रहा हूं और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। 1 2 3, ये सीक्वेंस में ही मैंने लिखा है। यहां तक आपके लिए बहुत सिंपल था, यहां तक आपके लिए बहुत सिंपल था, लेकिन यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो उसको मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, अब ये n फैक्टर हो गया, सीधे सीधे मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, मोलर मास डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने बेसिसिटी लिख दिया, तो सीधे सीधे आपको बेसिसिटी से डिवाइड कर देना है। मैं इनको एक्सप्लेन करने की आपके सामने पूरा कंडीशन बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए बेटा, H3PO2, H3PO2 एक्चुअली आप अगर यहां देखोगे ना तो फास्फोरस जो एटम है सेंट्रल एटम है, और फास्फोरस अपना मैक्सिमम अगर बॉन्ड बनाता है तो वो 5 बॉन्ड बनाता है। कितने? 5 बॉन्ड। तो मुझे सबसे पहले दिमाग में रखना है कि फास्फोरस के 5 बॉन्ड बने तभी वो स्टेबल माना जाएगा। तो फास्फोरस के 5 बॉन्ड बना देता हूं इस तरीके से, सपोज मैंने मेंशन कर दिया। अब आप कहोगे कि सर ये 5 बॉन्ड में कैसे अरेंज करें, ये 3 है, ये 2 5 है, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। अब बात समझ में आई कि भाई ठीक है, हाइड्रोजन तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन तो अरेंज हो जा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो ही नहीं रही, मतलब ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप कहोगे सर ऐसे लगा दो। मैंने कहा ठीक है, लगा देते हैं। अगर लगाएंगे तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि वो पेरोक्साइड लिंकेज में आ गया। पेरोक्साइड लिंकेज में आ जाएगा तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, जबकि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता ही नहीं है। अब आप ये भी कहोगे सर आपने यहां 1 लिखा है, मतलब एक H पॉजिटिव जब निकल सकता है तो दूसरा भी निकल सकता है, तीसरा भी निकल सकता है। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंजेज होता है, और किस टाइप से चेंजेज हो रहा है मैं आपको पूरा बताने के लिए जा रहा हूं बेटा, आप देखिएगा। ठीक है ना, किस तरीके से चेंजेज है। 5 बॉन्ड बनाने तो एक तो सीधे सीधे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखो हर हमेशा, चाहे कोई भी फॉर्म हो, इसमें 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 तीनों में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और दूसरा हमारे पास रखो एक OH, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनने चाहिए, और बाकी हाइड्रोजन को अरेंज कर लो। तो अब देखो 5 बॉन्ड अभी भी बने ना, 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरीके से अरेंज करना। अब मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे फास्फोरस का बॉन्ड नहीं तोड़ना है। एक चीज दिमाग रखना, फास्फोरस अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो वो टूटना नहीं चाहेगा, और अगर वो टूटना चाहता है तो 5 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो इसी वजह से हमें तोड़ना नहीं है। तो पहले केस में जो पहला स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ये हो रहा था, तो उसको मैंने करेक्ट किया, और करेक्ट करके अब मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं कह सकता हूं कि ये H पॉजिटिव इजीली निकल सकता है, और जितने भी OH बॉन्ड होंगे, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जितने OH बॉन्ड हैं उस OH बॉन्ड में से ही H निकल सकता है, और जितने H पॉजिटिव निकलेंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी, बात खत्म। तो यहां से एक निकल सकता है, तो इसलिए हमने एक लिखा है। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर देखता हूं, H3PO3, H3PO3। तो इसका स्ट्रक्चर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो P डबल बॉन्ड O, आपको पहले ही बता दिया कि डबल बॉन्ड O होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये हो जाएगा H3PO3। तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन निकलने की पॉसिबिलिटी है, सॉरी कितने हाइड्रोजन? 2। तो ये 2 H पॉजिटिव निकल जाएंगे, इसकी बेस पे यहां पर 2 लिख लूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है H3PO4। इसके बेस पर हम यहां पर कैसे रिलीज करेंगे वो आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब हाँ, इसमें हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर फर्दर। स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, हर एक ऑक्सीजन OH बॉन्ड के साथ अटैच होगा। तो अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहां पर 3 H पॉजिटिव निकल रहे हैं, 1 2 और 3। तो इसलिए इसके यहां से हम मेंशन कर सकते हैं कि 3 है, तो इसलिए यहां टर्म लिखा था 1 2 एंड 3, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आप इसको जरूर समझिएगा, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया बच्चा पार्टी? तो आप लोग अच्छे से
इसको क्लियर भी करिएगा। एक बार पढ़ के नहीं होता है, आपको इसको 2-3 बार अच्छे से समझना है, तभी जाके आपको ये पूरा परफेक्ट होगा और तभी जाके आपको मजा भी आएगा। अब चलते हैं हम बेस में। अब बेस में चलते हैं, तो बेस के लिए हम इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय एसिडिटी। एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। अब ये वो एसिडिटी नहीं है जो हो जाती है हम लोगों को, इसलिए वो मत समझना, ठीक है। हाँ, टर्म दोनों के लिए एक ही है तो अलग बात है, लेकिन यहां एसिडिटी का मतलब यह है कि कितने OH आयंस हैं। जैसे रिएक्शन सेम ही लिखूंगा, यहां पर OH लिख देता हूं आगे, OH आयन प्लस H पॉजिटिव टू गिव H2O। अब बात यह आ रही है कि इसे बोलते हैं एसिड। H पॉजिटिव जहां से आ रहा है बेटा वो एसिड है, इसी रिस्पेक्ट में इसको एसिडिटी लिखा जाता है। और पॉइंट वही है कि एक H पॉजिटिव या एक OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H पॉजिटिव चाहिए, और H पॉजिटिव को हम एसिड लिखते हैं, एसिड के रिस्पेक्ट में उसको एसिडिटी बोला गया है। तो अब मैं डायरेक्टली यहां से फिर से वही रिलेशन बना सकता हूं कि भाई एसिडिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद OH आयन, तो जितने OH आयंस होंगे उतनी एसिडिटी होगी। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं। इसी बेस पे फिर से एक टेबल में हम चलते हैं कि यहां पर मैं बेस लिखता हूं और यहां मैं उसकी एसिडिटी की बात करता हूं, ठीक है, एसिडिटी की बात करता हूं। ओके, तो बेस हमारे पास सपोज करिए NaOH है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर 1। KOH होगा तो भी हमारे पास यहां पर 1, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस अगर मैं लिखूं तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस लिखूं तो यहां पर 2 लिख लेंगे। AlOH होल थ्राइस लिखूं तो यहां 3 लिख लेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास एक एक टेबल मिल जाएगी। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 1 2 2 3, इस तरीके से जिसका जो मोलर मास होगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया इस तरीके से हमें बेस का मिलता है कि बेस का इक्विवेलेंट वेट इसी तरीके से निकालते हैं। एक कोई चलो मैं एग्जांपल, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, एग्जांपल आपको यही दिए हुए हैं, इसी का देख सकते हो कि मोलर मास। अब वो मोलर मास आप निकाल सकते हो, मैंने आपको बोला बार बार कि मोलर मास निकालना डिफिकल्ट नहीं है, सीधे डिवाइडेड बाय 3 कर देना। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH होल थ्राइस इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय 3, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहां पर, ताकि हमें यहां पर समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास, चलिए क्वेश्चन ऐसे है, NaOH प्लस H2SO4। अब ये तो आपको पता चल रहा है कि एसिड है, बेस है, तो प्रोडक्ट देगा। अब मैं प्रोडक्ट लिख नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपसे पूछूं यहां पर, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4। अब यहां पर H2SO4 का एन फैक्टर बताना है आपको रिएक्शन के बेस पे। अब इंपॉर्टेंट ये है, बहुत जरूरी है कि बच्चा ये सोचता है कि भाई H2SO4 का तो सबने 2 लिखा है तो डायरेक्टली लिख दो एन फैक्टर 2, लेकिन नहीं बेटा, आप ध्यान दो। जितने OH, रिएक्शन क्यों लिखी थी मैंने यहां पर, देखो आपको फिर से बताता हूं। OH आयन H आयन जितने होंगे उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, लिख देते हैं, लेकिन OH आयन भी तो देखना है ना, न्यूट्रलाइजेशन क्यों बना रखा है। अगर इसमें कहीं पर भी कमी हो, ये हो कि भाई एक ज्यादा है एक कम है, तो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहां पर फिक्स हो गया कि भाई OH आयन, देखो यहां पर देखना 2 H पॉजिटिव निकल सकते हैं, अब यहां पर एक OH है। अब आपको रिएक्शन से देखना है, इसी वजह से मैंने ये रिएक्शन भी लिखी हुई है कि एक H पॉजिटिव को एक OH आयन न्यूट्रलाइज करेगा या एक OH आयन को एक H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर जो कम होगा उसके रिस्पेक्ट में बात होगी। तो कम कौन है यहां पर,
इसकी अगर मैं बात करूं तो OH आयंस क्या है बेटा, कम है, तो OH आयन कम है तो उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर बात होगी। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो OH आयन एक है तो H पॉजिटिव भी एक ही होगा, तो इसी वजह से H2SO4 के लिए जो N फैक्टर होगा वो हमारा 1 लिखा जाएगा। तो इसी वजह से इस रिएक्शन में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में हमें ये समझना है। वैसे एन फैक्टर 2 होता है, लेकिन रिएक्शन को देख रहा हूं तो रिएक्शन के बेस पे एन फैक्टर हो जाएगा 1। ओके, सो आपको ये पूरा समझ में आया होगा सिनारियो, और ये भी पूरा समझ में आया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कभी वो बेस को बढ़ा देगा, एसिड को कम कर देगा, जैसे इसमें बहुत सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके जो बन रहे हैं, जो मैंने यहां पर बना है वो बहुत सारे बनते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूं तो आपको मैंने बताया कि इसके रिस्पेक्ट में भी बन सकता है। भाई H यहां से एक निकल रहा है तो आपको लिख दिया H3PO2 और NaOH, तो बोला n फैक्टर ऑफ H3PO2 तो 1, वो सीधे सीधे दिख रहा है। NaOH में भी एक ही OH है, और एक ऐसा लिखा है H3PO3 का आपको NaOH प्लस H3PO3 लिख दिया तो इसका भी n फैक्टर 1। ठीक है, H3PO4 लिख दिया और वहां NaOH लिखा तो इसका भी n फैक्टर 1। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। अब मैं बेस बढ़ा दूं, अगर इसको मैंने लिखा और मैंने वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, तो यहां पर भी उस केस में अगर मैं बेस का पूछूं तो बेटा तब भी उसी तरीके से आपको करना है। तो आई होप कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है। ये जो पॉइंट है मैं फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जेई और नीट में पूछे जाते हैं, यहां तक कि जेई में पूछे भी गए हैं। तो आपको नीट में भी पूछे गए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ओनली जेई में पूछे गए। तो आपको यह समझना अच्छे से कि ये टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए। और एनी टाइप ऑफ डाउट, मैंने आपको फिर से बोला, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है या डाउट निकल के आता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और मेंशन करिए, हम आपके हर एक टाइप के डाउट को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।